हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, हिंदी मीडियम की, उसमें आज हम अपनी प्रश्नावली 6.2 करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने 6.1 की थी, वो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। देखिए, प्रश्नावली 6.2 में टोटल 11 क्वेश्चन है आपके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहे आकृति 6.31 में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, जो ये शेड किया हुआ है, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर आप त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र की बात करते हैं तो वो होता है हाफ, आधा इंटू में आधार इंटू में ऊंचाई। तो पहले अगर मुझे आधार और ऊंचाई मिल जाएगा तो मैं आसानी से निकाल सकती हूँ। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसका सूत्र लिखा, तो हाफ इंटू में आधार और इंटू में ऊंचाई, ठीक है ना। अब अगर मैं आधार की बात करूं तो वो मेरे पास AD है, और ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो वो मैं कह सकती हूँ मेरे पास DC है। तो AD मुझे कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और DC मुझे कितना दे रखा है 10, यही दे रखा है ना। इसको इससे काट दिया, 4 आ गया, तो इसका मतलब 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो मेरे पास क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आकृति आपको नहीं दे रखी। यहाँ आपसे कह रहे हैं एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि इनकी दोनों असमांतर भुजाएं समान हो और प्रत्येक 26 सेंटीमीटर हो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ आपसे कह रहे हैं एक आपके पास समलंब चतुर्भुज है जिसकी समान, आपको पता है उसमें एक ही जोड़ा ऐसा होता है, एक ही पेयर ऐसा होता है जिसकी जो समांतर भुजाएं होती है, दूसरे वाली वो असमांतर होती है ना। अगर मैं यहाँ पर एक बार आकृति बना दूं तो कुछ ऐसा है। मुझे यहाँ पर बोला है कि 40 और 20 दे रखे हैं, तो ये 40 और ये 20 कह सकती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। साथ के साथ वो बोला यदि इनकी असमांतर भुजाएं समान हो, मतलब ये दोनों बराबर है और ये दोनों 26 सेंटीमीटर की है, मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू में समांतर भुजाओं का योग जो कि दे रखा है इंटू में ऊंचाई। मुझे यहाँ ऊंचाई नहीं पता, तो पहले मुझे यहाँ ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, है ना। तो मेन है ऊंचाई निकालना। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर इसको नाम दे दूँ A B C और CD पे मैंने क्या किया, 2 लंब डाल दिए, ठीक है। तो इसका मतलब जब AB 20 है, एक बार बिल्कुल ध्यान से सिर्फ आकृति में समझना, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई वहीं से निकल जाएगी। तो इसका मतलब ये भी आपके पास 20 होगा, इतना 20 होगा ना। तो बाकी 20 और बचा, क्योंकि ये पूरा जो है वो आपको 40 दे रखा था, तो बाकी 20 में 10 इधर होगा और 10 इधर होगा, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं E। अब मैं अपने एक त्रिभुज की बात करूं ADE की, ये समकोण त्रिभुज है, तो मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकती हूँ। तो वो होता है, तो त्रिभुज ADE में h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h मुझे गिवन है 26, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। p मुझे नहीं दे रखा, ये ऊंचाई है समलंब चतुर्भुज की, तो ये मुझे निकालना है। b मेरे पास 10 है, ठीक है। तो यहाँ आ गया 676, p स्क्वायर प्लस का 100 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 676 माइनस का 100 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576, और 576 जो है वो 24 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी यहाँ से पी निकल गया, वो पी मेरे पास कितना निकला, 24 सेंटीमीटर। और पी क्या है, मेरी ऊंचाई तो है, तो यहाँ से मेरे पास ऊंचाई आ गई, क्योंकि मुझे ऊंचाई चाहिए थी इसके अंदर, तो यहाँ से मेरी ऊंचाई आ गई 24 सेंटीमीटर। अब आपको जो क्षेत्रफल निकालना है, आप उसका सूत्र यहाँ पर लिख सकते हो। तो वो होता है आपके पास हाफ इंटू में समांतर भुजाओं का योग होता है।
समांतर भुजाओं का योग, और इनटू में क्या होता है आपके पास ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं आपको पहले से ही दे रखी है 40 और 20, ऊंचाई आपने निकाली दी है। तो 40 प्लस 20, ऊंचाई आपने अभी निकाली है 24। इसको अगर इससे काटती हूँ तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 60 इंटू में 12। इसका मतलब जो क्षेत्रफल है वो मेरे पास यहाँ पर निकल के आ गया। कितना आ गया क्षेत्रफल? 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही निकालना था, मेन था इसमें ऊंचाई निकालना। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन 3 देखें, कह रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो और 11 सेंटीमीटर है। उसकी भुजाओं की लंबाई जो है वो 8 और 11 है तथा उसका परिमाप 32 है। मतलब 3 भुजाएं होती है ना, तो मुझे 2 भुजा दे रखी है और परिमाप दे रखा है। तो तीसरी भुजा मैं निकाल सकती हूँ। कैसे? तीसरी भुजा निकालने का तरीका क्या होगा? हमें पता है जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है ना। तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं अगर हम अपने परिमाप में से इन दोनों भुजाओं का योग घटा दें, तो फिर वो तीसरी भुजा ही बचेगी। तो परिमाप में से मैंने क्या किया, दो भुजाओं का योग जो है उसको घटा दिया। ठीक है, तो परिमाप था 32 और दो भुजाएं मेरे पास 8 प्लस 11, तो ये आ जाएगा 32 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 19। तो 12 में से 9 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, 13 सेंटीमीटर तीसरी भुजा आ गई। अब मुझे क्षेत्रफल निकालना है। देखो ये जो त्रिभुज है, अगर मैं यहाँ आकृति बना लूँ, मान लो ये 11 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। मैंने फ्री हैंड से ऐसे ही बना दिया सिर्फ समझाने के लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र लगा देंगे। तो उसके लिए मुझे पहले एस चाहिए होता है, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब वो हो जाएगा 9, 18, 8, एक भुजा 8 है, एक भुजा 11 है और एक भुजा 13 है, या फिर आप सीधा 32/2 भी लिख सकते हो अर्ध परिमाप। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? वो होता है आपके पास अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या है मेरे पास? अर्ध परिमाप। ठीक है ना, यहाँ लिख देना आप याद से कि आपने हीरोन फॉर्मूले का या हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल किया है। उपयोग करते हुए। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया है। अब ऐसा भी हमने निकाला है 16 है, तो 16 माइनस 8 हो जाएगा, 16 माइनस 11 हो जाएगा और 16 में माइनस 13 हो जाएगा। तो ये हो गया 16 इंटू में 8 इंटू में 5 और इंटू में 3। देखो 16 का तो सीधा सीधा 4 बाहर आ गया, आ सकता है। अभी आप 8 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 4 लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका रूट में से 4 बाहर आएगा तो 2 निकल के आएगा, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो रूट में बचा 2, 5 और 3, तो 30 बचा। तो यहाँ पर आ गया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। आपसे कह रहा है एक त्रिभुजाकार खंड की भुजाओं का अनुपात 3, 5 और 7 है और इसका परिमाप 300 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पर एक त्रिभुज के आकार का है, लेकिन यहाँ पर भुजा जो है वो सीधा सीधा ना दे के अनुपात में दे रखी है। तो जब भी अनुपात में देता है तो वहाँ x मान लिया करो। तो हम लिख देते हैं, मान लेते हैं कि जो भुजाएं हैं वो क्या है, भुजाएं क्या हो जाएंगी 3x, 5x और 7x।
अब पहले मुझे भुजाएं निकालनी पड़ेंगी, तभी मैं उसका अनुपात क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ। मुझे इसका परिमाप पता है 300 है। तो परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का योग ही तो होता है। तो इसका मतलब परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 3x + 5x + 7x। तो ये मेरे को 300 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 15x। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, 300 को इससे भाग कर देंगे तो x आ गया 20। अब इस x को इन तीनों में रख के भुजाएं निकाल सकती हूँ, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं, त्रिभुज की भुजाएं। तो 3x थी, तो इसका मतलब 3 × 20, तो 60 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, मीटर में दे रखा है तो अब आप यहाँ पर मीटर लिखना, क्योंकि परिमाप मीटर में है। फिर 5x था, तो 5 × में 20 कर लिया तो 100 हो गया। उसके बाद 7x था, तो 7 × में 20 कर दिया तो 140 हो गया। तीनों निकल गई भुजाएं। अब s निकाल सकते हैं, वही हीरोन्स फॉर्मूला लगा रहे हैं अपना। तो वो हो जाएगा 300/2 150 अर्ध परिमाप, तो परिमाप का ही आधा कर दिया। नाउ अब अपना क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है √ में s ब्रैकेट में s - a, s - b और s - c। s मैंने अभी निकाला है 150, तो 150 ब्रैकेट में 150 माइनस एक भुजा थी 60, दूसरी भुजा है 100 और तीसरी भुजा निकाली थी 140। आप देख लो, ये 3 भुजाएं यहाँ पर निकाली है, ठीक है। ये 150 ऐसी है, यहाँ पर 90 आ गया, यहाँ पर 50 आ गया और यहाँ पर 10 आ गया। देखो 4 0 है, तो इसका मतलब कितना बन जाएगा यहाँ पर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 सारी जीरोज मैंने एक साथ लिख ली। 15 को लिख दिया 3 × 5, 9 को 9 रहने दिया, 5 को 5 रहने दिया। 4 0 थी, एक साथ लिख ली। तो इन 4 0 का 10,000 का 100 बाहर आ गया, इस 9 का 3 बाहर आ जाएगा और इन दोनों 5 का एक 5 बाहर आ जाएगा। अंदर रूट में सिर्फ 3 रह जाएगा, तो इसका मतलब 1500 √3 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा उस त्रिभुज का। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको भुजाएं सीधी सीधी नहीं दे रखी थी, अनुपात में दे रखी थी। तो आपको पहले भुजाएं निकालनी पड़ेगी और उसके बाद ही इसे हल कर सकते हो। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई से दुगनी है। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 128 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके छोटे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती है, ये आपको पता होगा, और इसके क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, ½ × में d1 × d2। और मुझे यहाँ पर कह रहा है कि जो एक विकर्ण है वो दूसरे विकर्ण से 2 गुना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मान लेती हूँ कि माना पहला विकर्ण छोटा विकर्ण x मान लो, वो है मेरे पास x सेंटीमीटर। तो फिर बड़ा विकर्ण इसका 2 गुना है, तो वो हो जाएगा 2x सेंटीमीटर। ठीक है, तो d1 और d2 आपको मिल गया। क्षेत्रफल आपको 128 दिया है, d1 x है, d2 आपके पास 2x है। इस 2 से ये 2 कट गया, x² आ गया। अब आप 128 को क्या लिख सकते हो, 64 × 2 लिख सकते हो, है ना। जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो 64 तो रूट से बाहर निकल गया 8 और ये 2 ऐसे ही है गया रूट के अंदर। आपको छोटे विकर्ण की लंबाई बतानी थी, तो छोटे विकर्ण को आपने x ही तो माना था, तो 8√2 सेंटीमीटर आ गई। तो वही चीज़ आप यहाँ लिख दोगे, छोटे विकर्ण की लंबाई
जो आपने x मानी थी तो वो आ गई 8√2 सेंटीमीटर। क्लियर? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, P और Q भुजा AB पर स्थित कोई दो बिंदु है, तो त्रिभुज PCD और QCD का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो एक समांतर चतुर्भुज आपको दे रखा है, पहले हम एक आकृति बना लेते हैं। तो मैंने इसे A, इसको B, इसको C और इसको D ले लिया। ठीक है, P और Q AB पर दो कोई भी बिंदु है। अब हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर दो बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लो यहाँ पर P ले लिया और यहाँ पर Q ले लिया। आप कह रहे हैं PCD, तो मिलाना पड़ेगा तभी तो त्रिभुज बन पाएगा। तो PCD ये, उसके बाद कह रहा है QCD, तो इसको भी मिला दो। तो ये दोनों त्रिभुज का आपको क्या करना है, यहाँ पर इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या होगा, अब देखो ये दोनों त्रिभुज का आधार तो सेम है CD, तो पहले तो यही लिख दो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, हाफ इंटू में आधार इंटू में ऊंचाई। अभी हम करके आए हैं। तो त्रिभुज PCD और QCD का आधार CD समान है, मतलब एक जैसा है, इक्वल है, तो इनकी ऊंचाई देखनी पड़ेगी बस, है ना। अब अगर आप इनकी ऊंचाई यहाँ पर देखते हो तो जो P और Q है ये AB पे स्थित है, और AB और CD जो है वो समांतर रेखा है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो फिर जो उनकी लंबाई है वो भी बराबर होगी, है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि P और Q AB पर स्थित है, और AB जो है वो CD के समांतर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। अतः CD से उनकी जो लंबाई होगी वो बराबर होगी, है ना। तो जो उनकी दूरियां हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। जब उनकी दूरियां बराबर हैं तो उनकी ऊंचाई बराबर है और उनका आधार भी बराबर है, तो फिर उनका क्षेत्रफल भी तो बराबर ही आएगा। आएगा नहीं आएगा, तो बस वही चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं। अब तो आधार एक जैसा, समान आधार है दोनों का CD, दोनों की ऊंचाई एक जैसी और समान ऊंचाई। फिर जब आधार और ऊंचाई सेम है तो उनका क्षेत्रफल भी तो बराबर होगा। तो अतः उनके क्षेत्रफल बराबर है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज PCD बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज QCD के। ठीक है, और आप चाहो तो इसे अनुपात में निकाल सकते हो, इसका जो अनुपात है दोनों का, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो वो हो जाएगा 1:1। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, यहाँ पर कह रहे समांतर चतुर्भुज PQRS में विकर्ण PR पर स्थित कोई O बिंदु है। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज पहले बनाना है, उसमें उसका एक विकर्ण बनाना है जिसका PR जिसका नाम है, उस पर एक O बिंदु है। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि PSO एंड
क्यू ओ त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है। तो जब आप उस पर बिंदु बना दोगे ना तो उसमें वहाँ पर क्षेत्र त्रिभुज बन जाएंगे। तो चलो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पर पी क्यू आर और एस। इसका जो ये विकर्ण है यहाँ पर मैंने पी आर बना दिया, इस पे एक ओ बिंदु है वो यहाँ पर ले ली। अब कह रहा है पी एस ओ, तो पी एस, अब इसको जोड़ना पड़ेगा। तो ये वाला त्रिभुज पी एस ओ और पी क्यू ओ, ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो करोगे कैसे। सबसे पहली बात यहाँ पर अगर आप इस वाले त्रिभुज को देखो, ठीक है, और इस वाले को देखो, तो इन दोनों में आपको एक चीज मिल रही है कॉमन। वो क्या मिल रही है, पी ओ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये इन दोनों का मैं आधार मान लेती हूँ। मतलब त्रिभुज पी एस ओ और पी क्यू ओ का जो आधार है वो पी ओ है। तो वो दोनों में उभयनिष्ठ है, एक जैसा है, समान है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज पी एस ओ और पी क्यू ओ का आधार पीओ। देखो मैंने आधार पीओ माना है, वैसे इसका आधार पी एस और पी क्यू भी हो सकता है, लेकिन फिर वो बराबर नहीं होगा ना, इसीलिए। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू में ऊंचाई इंटू में आधार। तो आधार तो इनका बराबर हो गया। अब बात करते हैं ऊंचाई की। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, जो एस और क्यू है, एस और क्यू है, ये समांतर चतुर्भुज में पी आर के विपरीत और है, मतलब उसके अपोजिट है, उसके उल्टी साइड पे है। ठीक है, तो अगर आप पी आर से इनके ऊपर इनकी लंबवत दूरी देखोगे तो दोनों की दूरी बराबर होगी, होगी नहीं होगी। मतलब अगर आप इस वाले त्रिभुज की दूरी देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इस वाले त्रिभुज की, तो ये दोनों की दूरियां बराबर होंगी, होगी। तो वही चीज यहाँ लिख देते हैं। साथ ही एस और क्यू समांतर चतुर्भुज में पी आर के विपरीत स्थित है। तो फिर रेखा पी आर से उनकी लंबवत दूरी बराबर होगी। तो जब इनकी दूरियां बराबर है, इनकी ऊंचाई बराबर है, इनके आधार बराबर है दोनों, तो फिर इनका क्षेत्रफल बराबर ही तो होगा। तो इसका मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल सेम होगा, क्योंकि इनके आधार और इनकी ऊंचाई सेम है। तो अतः क्षेत्रफल त्रिभुज पी एस ओ जो है वो बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू ओ के, क्योंकि उनका आधार और उनकी दूरियां जो है वो दोनों केस में बराबर हैं, इसीलिए। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है यदि एक चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रम से जोड़ा जाए तो सिद्ध कीजिए कि इस प्रकार बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिए गए चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। आपसे कह रहा है आपके पास यहाँ पर एक क्षेत्रफल है, सॉरी एक त्रिभुज है आपके पास यहाँ पर। ठीक है, ये रहा वो आपका त्रिभुज। ठीक है, कह रहे हैं इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु, ये रहे इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु, इनको एक क्रम में आपने जोड़ा है, मतलब ऐसे जोड़ा है।
तो फिर इसके अंदर भी एक चतुर्भुज बन गया। अब वो बोल रहा है इस प्रकार बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो अंदर वाले चतुर्भुज है उसका जो क्षेत्रफल है और जो बाहर वाले का है, दिए गए चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। मतलब अगर हम यहाँ इसको नाम दे दें ए बी सी डी, तो जितना भी ए बी सी डी का क्षेत्रफल है, और यहाँ नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल उसका आधा होगा। आपको ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जो अंदर आपके पास चतुर्भुज बना है उसका क्षेत्रफल आधा होगा बाहर वाले चतुर्भुज के। क्वेश्चन क्लियर है। अब आकृति आपको खुद बनानी है। तो देखो सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया, मैंने ना इसमें एक विकर्ण बना दिया AC। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें क्या सिद्ध करना है, सबसे पहले वो लिखते हैं कि जो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो क्षेत्रफल है किसका, PQRS का, वो आधा है किसके, क्षेत्रफल ABCD के। तो मैंने यहाँ पर एक रचना कर ली। वो क्या की, मैंने यहाँ पर A से C को जोड़ दिया, A से C को जोड़ो। उसके साथ साथ एक और चीज मैंने यहाँ पर की, वो क्या, मैंने यहाँ पर इसी के ऊपर यहां से मैंने क्या किया, एक लंब डाल दिया और इसको नाम दे दिया y। मतलब जो dy है वो क्या है, लंब है किस पे, AC पे। अब मैं यहां से अपना उत्तर शुरू कर रही हूं। ये मैंने रचना में किया इसलिए इसको साथ के साथ लिख दिया है। ठीक है। अब अगर आप अपने त्रिभुज में देखें, यहाँ पर त्रिभुज ABC में देखो, त्रिभुज ABC इसमें देखो, इसमें आपको एक चीज पता है क्या, कि जो P और Q है वो AB और BC के मध्य बिंदु है। ये आपको पता है इसके अंदर। तो त्रिभुज ABC में P और Q जो है क्रमशः AB और BC के मध्य बिंदु है। और जब ये इसके मध्य बिंदु है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम मध्य बिंदु प्रमेय लगा सकते हैं। और वो प्रमेय क्या होती है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो अतः मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा जो PQ होगा वो समांतर होगा किसके, PQ, ठीक है, AC के। और साथ ही साथ जो PQ है ना वो आधा होगा किसके, इसके ही, AC के। ये मध्य बिंदु प्रमेय बोलती है कि अगर एक त्रिभुज की दो भुजाओं की मध्य बिंदु से एक रेखा बनती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसके आधी होती है। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है। उसके बाद ऐसी एक त्रिभुज नीचे भी बन रहा है आपके पास, त्रिभुज ADC बन रहा है ना, तो आप उसमें भी यही सेम लगा सकते हो। तो त्रिभुज ADC में आपके पास S और R दो मध्य बिंदु है किसके, क्रमशः AD और DC के, AD और DC के मध्य बिंदु है। तो इसमें भी मैं वही मध्य बिंदु प्रमेय लगा रही हूं। अतः मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा अगर आप देखो तो इसमें क्या होगा, आपके पास SR जो है वो AC के समांतर होगा और उसका आधा होगा। SR जो है वो AC के समांतर भी होगा और SR जो है वो आधा होगा AC के। यहां तक क्लियर हो गया। हमने सिर्फ मध्य बिंदु प्रमेय लगाई है अभी दोनों में।
ठीक है, अब वापसी अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जो मैंने ये लम डाला था ना, ये जो है एस आर पे मैंने इसे एक्स नाम ले लिया, तो ये एस आर का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। जब ए सी और एस आर समांतर है, ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो एस एक्स जो है वो भी ए सी के समांतर ही होगी, या फिर आप कह लो कि एक्स आर जो है वो भी ए सी के समांतर होगी, है ना। तो मैंने यहाँ पर वो चीज़ लिख दी। हमको पता है कि एस आर जो है वो समांतर है ए सी के, तो इसका मतलब एस एक्स जो है वो भी समांतर होगा ए सी के, ठीक है ना। वापसी अपने फिगर पे आओ एक बारी, ये देखो ये रहा, इतना पोर्शन भी समांतर होगा, और x जो है वो इस एस आर का क्या है, इसका मिड पॉइंट है, डी वाई का भी मिड पॉइंट है, और जब वो डी वाई का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब डी एक्स जो है वो एक्स वाई के बराबर है। तो ये चीज हम यहाँ लिख देते हैं कि जो x है वो क्या है, वो मध्य बिंदु है डी एक्स डी वाई का। x डी वाई का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब जो dx है वो किसके बराबर होगा, एक्स वाई के बराबर होगा। इसको आप अपनी समीकरण 1 मान लो और इसको आप अपनी समीकरण 2 मान लो। अब आप क्या करो, क्षेत्रफल निकाल लो, किनका क्षेत्रफल निकाल लो, त्रिभुज ए डी सी का। अभी मैं आपको आकृति में दिखाती हूँ। तो होता है हाफ इंटू में आधार इंटू में ऊंचाई, ए डी सी, ध्यान से देखो ये वाला है पूरा ए डी सी, जिसमें हमने लम डाला हुआ है ना ए सी पे, उसके इधर वाला पूरा त्रिभुज बड़े वाला। तो इसमें जो आधार है वो ए सी हो जाएगा, जो ऊंचाई है वो मेरे पास डी वाई हो जाएगी। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी, ए सी इंटू में डी वाई। उसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और त्रिभुज बनना है इसके अंदर, डी एस आर, ये छोटा सा त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकती हूँ। इसमें एस आर जो है वो मेरा आधार हो जाएगा और जो ऊंचाई है वो मेरी डी एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्षेत्रफल त्रिभुज डी एस आर, तो आ जाएगा हाफ इंटू में एस आर इंटू में डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है। और अभी हम करके आए हैं ऊपर कि जो डी एक्स है वो डी वाई के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है वो आपके पास क्या है, एक्स जो है इनका पूरी रेखा का मध्य बिंदु है, यही करके आए हैं। तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब आपके पास है एस आर इंटू में डी एक्स और यहाँ पर है ए सी इंटू में डी वाई, यही है। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहली बात तो देखो, आप एस आर की जगह क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 से लिख सकते हो हाफ ए सी लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, ये हाफ ए सी रह दिया, एस आर की जगह हाफ ए सी लिख दिया। और डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, डी एक्स है यहाँ, ठीक है। इसको ना आप ऐसे लिखना कि मल्टीप्लाई और एक्स आपको अलग से दिखे, ये मल्टीप्लाई है और यहाँ पर डी एक्स है। डी एक्स क्या है आपके पास, आधा है पूरे डी वाई के, डी वाई का आधा ही तो है, डी वाई ये रहा देखो, डी वाई का आधा ही तो है डी एक्स, तो मैंने यहाँ पर डी वाई लिख दिया है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, अभी तक का क्लियर हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा घुमावा क्वेश्चन है ये, तो इसमें अलग अलग एक मध्य बिंदु प्रमेय लग गई है और भी एक दो चीज़ें लग रही हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान से करना। और यहाँ पर आप लिख सकते हो समीकरण 1 से, क्योंकि आपने ये 1 से लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1/4, यही हो गया, इनको मैंने यही लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया ए सी इंटू में डी वाई, और 1/2 ऐसी है। अभी मैंने सिर्फ 1/4 ही बाहर निकाला है, ये वाला 1/2 ऐसे ही रहने दिया। अब हाफ ए सी इंटू में डी वाई, देखो कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल है, हाफ ए सी इंटू में डी वाई, ये रहा ए सी इंटू में डी वाई, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल था ये, था ना। तो इसकी जगह ये लिख सकते हो फिर आप यहाँ पर 1/4, और यहाँ लिख सकते हो क्षेत्रफल है ये किसका, त्रिभुज ए डी सी का। यहाँ तक क्लियर हो गया। मैंने ये निकाल लिया कि जो क्षेत्रफल डी एस आर है, डी एस आर ये 1/4 है किसका, ए डी सी का, मतलब ये वाला शेड कर दूँ,
ये वाला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के 1/4 है। तो फिर उसी तरह इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो इस पूरे वाले का 1/4 होगा, 1/4 होगा। BPQ जो है वो ABC का 1/4 होगा, होगा नहीं होगा उसी तरह। ठीक है, तो बस उसी तरह डाल के आप लिख दो, दोबारा पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह क्षेत्रफल त्रिभुज PBQ का 1/4 होगा क्षेत्रफल किसके, त्रिभुज ABC के, जैसे भी हमने ऊपर निकाला है। ठीक है, पर यहां से हमारे पास एग्जैक्टली क्या निकल के आ रहा है, हमें मेन वो जानना है, यही जानना है ना। अब ऐसी उसी तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला, या फिर जो ये वाला त्रिभुज है APS, ये इस पूरे का 1/4 होगा ABD के, है ना। अगर मैं इसको आगे तक ज्वाइन कर दूं, ये लो, ये वाला जो त्रिभुज है ये इस पूरे का 1/4 होगा इसका क्षेत्रफल। ऐसी RCQ जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल इस पूरे के 1/4 होगा DBC के, होगा नहीं होगा। तो मेरे यहाँ पर कोने पे 4 त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, कोनों कोनों पे देखो 4, तो वो बड़े वालों के 1/4 है, तो वो यहाँ लिख देते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज APS जो है वो 1/4 होगा किसके, क्षेत्रफल त्रिभुज ABD के। ठीक है, उसी तरीके से क्षेत्रफल त्रिभुज CQR जो है वो 1/4 होगा क्षेत्रफल CQR किसके साथ होगा, देखो यहाँ पर CQR BDC के, त्रिभुज BDC के। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करने वाले हैं, इन सबको नाम दे दो जो जो आपने अभी तक हल किया है। जैसे आपने ऊपर वाली में समीकरण 2 लिखा था, तो इस वाली में आप समीकरण 3 लिख दो, ये समीकरण 4 हो जाएगी आपके पास, ये समीकरण 5 हो गई, ये समीकरण 6 हो गई। ठीक है, 3 4 5 6। अब आप क्या करो, इन 3 4 5 6 को जोड़ दो, तो समीकरण 3 4 5 और 6 को जोड़ने पर, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से जोड़ना, राइट साइड को राइट साइड से जोड़ना। तो 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल है यहाँ पर, त्रिभुज DSR प्लस त्रिभुज PSQ प्लस त्रिभुज, देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 ही आगे कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, कहीं आप सोचो कि 9 शुरू हो गया है। त्रिभुज APS और त्रिभुज CQR, देख लो एक बारी मैंने क्या क्या जोड़ा है, ये वाले 1 2 3 और एक ये वाला 4। अब इसके सामने वाली साइड पे ये वाले लिख रहे हैं हम 1/4 वाले। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं, मैंने 1/4 को बाहर ले लेती हूँ, कॉमन ले लिया, और उसके बाद मैंने यहां पर लिख दिया, सारे त्रिभुज लिख दिए। तो क्षेत्रफल किन किन का है, एक त्रिभुज था मेरे पास ADC प्लस एक त्रिभुज था मेरे पास ABC, एक त्रिभुज था मेरे पास ABD और एक त्रिभुज था मेरे पास CBD। ठीक है, यहां तक सबको जोड़ दिया, 1/4 सबका बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ कर दिया। ठीक है, अब एक बार आप अपनी आकृति में यहाँ पर आपकी ये वाली दोबारा बना रही हूँ, इसको मैंने नाम दिया था ABCD।
ये था मेरे पास PQRS। एक बार ध्यान से देखो, ये चारों आपको दे रखे हैं यहाँ पर, ये चारों ये लिखे हुए क्षेत्रफल है इन चारों का, जिनको मैंने ब्लू पेन से शेड किया है, इन चारों का ना। तो इन चारों का जो क्षेत्रफल है, मैं ये कह सकती हूँ कि बड़े वाले चतुर्भुज में से अगर मैं छोटे वाला चतुर्भुज माइनस कर दूँ उसका क्षेत्रफल, तो इन चारों का ही आएगा। तो इसका मतलब जो ये लिखा हुआ है, ये इतना पोर्शन जिसको मैंने येलो पेन से शेड किया है, इसकी जगह पर मैं ये लिख सकती हूँ कि क्षेत्रफल ABCD माइनस क्षेत्रफल PQRS। तो यही चार तो आएंगे, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। क्षेत्रफल ABCD माइनस क्षेत्रफल PQRS। और जो सामने वाली साइड पे लिखा हुआ था चार क्षेत्रफल, वो एज इट इज लिखे हैं, उसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, ये ऐसे ही लिखा है ADC ABC ABD और CBD। तो क्षेत्रफल है त्रिभुज ADC प्लस त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज ABD और प्लस त्रिभुज CBD। यहाँ तक क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिया ताकि वो जो मेरे को दे रखा था चार का वो आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, दोबारा एक बार हम यहाँ पर अपनी आकृति बनाते हैं। अब ध्यान से अगर आप देखो यहाँ पर, ये मेरे पास है ABCD। मैं इसलिए बार बार बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और मुझे बार बार ऊपर स्क्रॉल ना करना पड़े, क्योंकि उससे भी आपको दिक्कत होती है, आप भूल जाते हो कि क्या वहाँ लिखा हुआ था। ये आपके पास ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो कह रहा है ADC, इसको ज्वाइन करो पहले। ADC ये वाला त्रिभुज प्लस ABC ये वाला त्रिभुज, मतलब अगर मैं इन दोनों को मिलाती हूँ, इन दोनों को, सिर्फ इन दोनों को, एक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का, तो मेरे पास पूरे बड़े वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन रहा है, क्योंकि ADC और ABC मिला के बड़े वाला चतुर्भुज बन रहा है ना। तो मैं साथ साथ यहाँ लिख रही हूँ, देखते रहो। तो क्षेत्रफल ABCD माइनस क्षेत्रफल PQRS किसके बराबर हो गया, 1/4। ब्रैकेट में इन दोनों की जगह मैंने लिख दिया क्षेत्रफल ABCD प्लस, अब यहां देखो, अगर मैं ABD मिलाती हूँ, ABD ये वाली विकर्ण भी खींच लो, ये वाला, और CBD, तो भी ये बड़ा ही बन रहा है मेरा चतुर्भुज। तो इसका मतलब अभी से हटा दो। तो इसका मतलब अगर मैं इसको इसको और इसको जोड़ूंगी तो भी मेरे पास क्या आएगा, क्षेत्रफल ABCD ही आएगा, यही आएगा। तो यहां पर हो गया मेरे पास क्षेत्रफल ABCD माइनस क्षेत्रफल PQRS इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 2 क्षेत्रफल ABCD। ठीक है यहाँ तक। अब इसको इससे काट दिया तो 2 आ गया। अब क्या बचा आपके पास, अभी ये क्वेश्चन नंबर 8 ही चल रहा है, ध्यान रखना। क्षेत्रफल ABCD माइनस क्षेत्रफल PQRS इज इक्वल्स टू 1/2 क्षेत्रफल ABCD। ठीक है यहाँ तक। मैं क्या करती हूँ, इस PQRS वाले को उधर ले जाती हूँ, तो क्षेत्रफल ABCD माइनस हाफ क्षेत्रफल ABCD, इसको इधर ले आई, इसको लेफ्ट साइड ले गई और इसको राइट साइड ले गई, क्षेत्रफल PQRS। ये पूरा एक है, इसमें से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, तो हाफ क्षेत्रफल ABCD इज इक्वल्स टू कितना आ गया, क्षेत्रफल
PQRS, और यही आपको सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ्ड। तो ये था आपके पास पूरा क्वेश्चन नंबर 8। माना कि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं लगेगी। फिर भी ट्राई करके देखना, नहीं आएगा तो डेफिनेटली मैं इसको आपको दोबारा समझाऊंगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है? अब क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलो अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 9? त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु D है, ये रहा, दिख रहा है BC का मध्य बिंदु। मध्य का AD खींची गई है, मध्य का खींची गई है एक बिंदु P, बिंदु रेखाखंड AD पर स्थित है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABP, ये ग्रीन वाला, का जो क्षेत्रफल है वो ACP के क्षेत्रफल के समान है। मतलब ग्रीन वाले को ब्लू वाले के बराबर उनके क्षेत्रफल को सिद्ध करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो देखो, अगर हम यहाँ पर अपनी आकृति में देखें तो ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, जो आपके पास ये ग्रीन वाला त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल है वो आपको बराबर सिद्ध करना है किसके, जो आपके पास ऑरेंज वाला त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल के। तो सबसे पहले बताए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जो ये छोटे वाले त्रिभुज है ना, इनको लेती हूँ, इनका क्षेत्रफल निकालती हूँ। तो पहले आप क्वेश्चन को आकृति से अच्छे से समझ लो, फिर इसको लिखना कैसे है वो हम देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो जो आपके पास त्रिभुज है PBD और जो त्रिभुज है आपके पास PCD, अगर आप ये दोनों त्रिभुज देखते हो तो इनका आधार तो दोनों का सेम है, सेम है ना, मतलब BD इज इक्वल्स टू में CD है, क्योंकि वो आपसे कह रहा था कि जो D है वो मध्य बिंदु है किसकी, BC की, तो फिर वो उसे बराबर भाग में बांट रहे हैं, तो इनका आधार तो सेम है। और अगर हम इनकी ऊंचाई देखें तो इन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई भी बराबर है, P से अगर हम देखें तो जब आधार और ऊंचाई दोनों बराबर है तो इनका क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि जो सूत्र होता है वो होता है हाफ इंटू में B इंटू में H, B मतलब आधार और H मतलब ऊंचाई। तो इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अब उसी तरीके से अगर हम बड़े वाला देखें पूरा, मतलब ABD ये वाला त्रिभुज देखो, और इसके साथ ACD ये पूरा देखो, तो इसमें भी जो आधार है आपके पास वो BD और CD ये दोनों बराबर है सॉरी, बराबर है ना दोनों। और इनकी ऊंचाई देखो अगर आप A से, तो इन दोनों त्रिभुज की ऊंचाई भी बराबर है। तो आप ये कह सकते हो कि जो आपके पास त्रिभुज ABD है उसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, त्रिभुज ACD के, इनका क्षेत्रफल भी बराबर है ना। मुझे क्या सिद्ध करना है कि जो हरे वाला ये वाला जो त्रिभुज है ABP, इसका क्षेत्रफल ACP के क्षेत्रफल के बराबर है। तो अगर मैं पूरे बड़े वाले त्रिभुज में से ये छोटे वाला त्रिभुज हटा दूं PBD वाला, और ऐसे यहाँ पर ये वाला हटा दूं PCD वाला, क्योंकि इनके भी क्षेत्रफल बराबर है, इनके भी क्षेत्रफल बराबर है, तो जब हटाओगे तो जो आपके पास बचेगा वो ग्रीन और ऑरेंज वाला त्रिभुज बचेगा, तो उनके क्षेत्रफल भी फिर बराबर ही तो आएंगे। क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो वही चीज हमने यहाँ लिख दी है कि सबसे पहले हमको दे रखा है कि जो D है वो BC का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने इन दोनों वाले त्रिभुज में। इन दोनों त्रिभुज में अगर आप देखो यहाँ पर तो इनका जो आधार है वो बराबर है दोनों का, BD इज इक्वल टू DC है, और P से रेखा BC तक समान ऊंचाई पे है और इनकी ऊंचाई भी समान है, तो इनका मतलब इनका क्षेत्रफल बराबर हो गया, क्योंकि हाफ इंटू में आधार इंटू में ऊंचाई होता है, और आधार और ऊंचाई सेम सेम है, तो फिर क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से अब मैं अगर अपना बड़े वाला त्रिभुज देखूं ABD और ADC देखूं या ACD देखूं, कुछ भी कह सकते हो, इसमें भी BD जो है वो DC के बराबर है, और A से अगर रेखा देखें BC तक तो वो समान ऊंचाई पे बनी हुई है, तो उनकी ऊंचाई भी बराबर है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर हो गया। अब मैंने बड़े वाले त्रिभुज में से ये छोटे वाले दोनों त्रिभुज क्या कर दिए, घटा दिए, मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को मैंने क्या किया, यहाँ पर घटा दिया। तो जैसे ही बड़े त्रिभुज में से छोटा त्रिभुज घटाया तो वो ग्रीन वाला त्रिभुज आ गया, उसी तरीके से यहाँ से घटाया तो ऑरेंज वाला आ गया, तो इनके क्षेत्रफल भी बराबर आ गए। तो क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मेन था बस आपको ये देखना था कि उनके आधार और ऊंचाई कितनी है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पर भी एक आकृति बनी हुई है। क्या कह रहे हैं, एक वर्ग ABCD दिया गया है, माना कि P इसके अंदर एक बिंदु है। आप देख रहे हो यहाँ पर आपको ये एक वर्ग दे रखा है, इसके अंदर P एक बिंदु है,
जिसमें पीए, पीबी, पीसी एंड पीडी को मिलाए। तो इन्होंने मिला दिया इसके अंदर, चित्र के अंदर ही। लाल रंग के क्षेत्र दो है, लाल रंग के त्रिभुज, एक है आपके पास पीएबी और एक है आपके पास पीसीडी, तथा हरे रंग के क्षेत्र दो हरे रंग के त्रिभुज है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? आपको क्या करना है, जो भी ये रेड वाले दो त्रिभुज हैं इनका क्षेत्रफल और जो ग्रीन वाले दो त्रिभुज हैं इनका क्षेत्रफल, आपको इनका अनुपात बताना है कि कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया? पहले बताओ। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मान लीजिए कि जो हमने ABCD जो हमारा वर्ग है उसकी जो भुजा है वो A है। तो आपको पता है उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका मतलब ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा और ये भी A होगा। ठीक है, तो सारी भुजाएं मैंने यहाँ बराबर लिख दी। अब मैंने माना कि जो AB से P की दूरी है, ये इतनी दूरी, इसको मैंने क्या किया, H मान लिया। ठीक है, तो फिर CD से P की दूरी ये कितना निकलेगा, इतना। पूरे A में से H को हटा दूंगी तो वो आ जाएगा A माइनस H। ठीक है, ये मैंने इसलिए निकाला ताकि जो मेरे पास यहाँ पर लाल रंग के जो क्षेत्र है ना, मैं उनका क्षेत्रफल निकाल सकूं। तो अब मैंने इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला PAB का, जो होता है हाफ इंटू में B इंटू में H। तो B तो मेरा A हो जाएगा और H की जगह H आ गया। उसी तरीके से मैं दूसरे वाले का निकाल सकती हूँ PCD का। तो त्रिभुज PCD का क्षेत्रफल, तो वो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर हाफ, देखो A तो A ही रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर H है वो कितना आ जाएगा, A माइनस H आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों लाल वाले जो त्रिभुज थे इनका क्षेत्रफल निकल के आ गया यहाँ पर। तो मैं दोनों को एक साथ मिला के निकाल सकती हूँ, तो कुल लाल क्षेत्रफल यहाँ निकाल सकते हैं हम। तो अतः कुल लाल क्षेत्रफल कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ दो, हाफ इंटू में A इंटू में H को प्लस हाफ इंटू में A इंटू में A माइनस H को। ठीक है ना, यहां से मैंने हाफ और A को उभयनिष्ठ कर लिया तो बचा H प्लस A माइनस H। H से H तो कट गया, A बचा, बाहर भी A है, A को A से इंटू किया तो A स्क्वायर आ गया। तो ये मेरे पास लाल वाले जो दो त्रिभुज थे उनका क्षेत्रफल आ गया। उसी तरीके से अब आप मान लो कि BC से जो P की दूरी है वो Y है, BC से, तो फिर AD से इस वाले की कितनी हो जाएगी, A माइनस Y हो जाएगी दूरी, है ना। तो यहां लिख लो कि माना BC से P की लंबवत दूरी Y है। ठीक है, तो AD से कितनी हो जाएगी, तो AD से P की लंबवत दूरी A माइनस Y होगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों ग्रीन वाले जो त्रिभुज है इनका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल, तो हाफ, आधार जो है वो तो A है और ऊंचाई जो है वो Y है। उसी तरीके से ऊपर वाला त्रिभुज है आपके पास PDA, तो त्रिभुज PDA का क्षेत्रफल, इसका आधार तो सेम ही है A, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर हैं, लेकिन जो इसकी ऊंचाई है वो हो जाएगी आपके पास A माइनस का Y। ठीक है, अब दोनों का कुल क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो अतः कुल हरे रंग का क्षेत्रफल, दोनों को मिला दोगे जैसे अभी हमने लाल वाले का निकाला, तो आ जाएगा हाफ इंटू में A इंटू में Y प्लस हाफ इंटू में A इंटू में A माइनस Y। फिर वही यहां से आपने क्या किया, हाफ और A को उभयनिष्ठ कर लिया तो Y प्लस A माइनस Y बचा, ये तो कट गया, तो इसका आ गया मेरे पास हाफ इंटू में A स्क्वायर। उसका भी यही आया था, सेम आया था ना दोनों का। तो आपको इनका अनुपात निकालना था, तो अब अनुपात निकाल दो यहाँ पर।
तो क्षेत्रफल किसका चाहिए था आपको, लाल वाले का और हरे वाले का। तो मैंने यहां पर लिख दिया लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल अनुपात हरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो दोनों का सेम ही आया है आपके पास, हाफ ए स्क्वायर अनुपात हाफ ए स्क्वायर। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 1:1 आ गया। क्लियर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 जो कंप्लीट होता है। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, देन ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो जाएगी। क्या कह रहा है इसमें आपसे, त्रिभुज एबीसी में डी भुजा एबी का मध्य बिंदु है। कह रहे एक त्रिभुज है, दिख रहा है आपको आकृति में एबीसी, इसमें जो ये डी है ना, ये भुजा एबी की मध्य बिंदु है। इसका मतलब एडी इजिकल टू बी डी है, ऐसा हमें दे रखा है। क्लियर। पी भुजा बीसी पर स्थित कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, मध्य बिंदु नहीं है, पी जो है वो बीसी की। और क्यू भुजा ए बी पर स्थित एक बिंदु है, और जो क्यू है वो भी ए बी पे कोई भी एक बिंदु है, पर वो मध्य बिंदु नहीं है क्योंकि उसकी मध्य बिंदु डी है। जहां सी क्यू जो है वो समांतर है पी डी के, मतलब ये वाली जो डॉटेड लाइंस बनी हुई है, डॉट वाली जो रेखा है, ये दोनों समांतर है। तो पी क्यू को मिलाया गया है, तो उन्होंने क्या किया, पी से क्यू को मिला दिया है। आपको क्या सिद्ध करना है कि जो क्षेत्रफल आपका बन रहा है किसका, त्रिभुज बीपी क्यू का, बीपी क्यू ये वाला, देखो मैं इसको हाईलाइट करूं एक बार, ये वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हाफ है किसके, इस पूरे बड़े त्रिभुज के एबीसी के। तो इसका मतलब पहले मुझे एबीसी वाले का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। तो आप देखो इसे करेंगे कैसे, हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर सबसे पहली बात जो मुझे दिया था मैंने वो लिख लिया कि जो डी है वो हमारे पास क्या है, एक मध्य बिंदु है। ठीक है, इस फिलहाल इसको हटा देते हैं। जो डी है वो ए बी की एक मध्य बिंदु है। तो मेरे को पता है कि जो मेरा बी डी है वो ए डी के बराबर या डी ए के बराबर होगा। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी रचना की है, वो क्या, मैंने इस डी को ना इस सी बिंदु से जोड़ दिया। तो आप देख रहे हो जो आपके पास दो समांतर रेखा है डी पी और सी क्यू, इनके बीच में दो त्रिभुज बन रहे हैं। दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, कौन कौन से बन रहे हैं, मैं एक बार उसको डिफरेंट पेन से शेड करूं, बिल्कुल ध्यान से इसको समझना। एक बनना है आपके पास पी डी क्यू, ये वाला पूरा, ठीक है। और दूसरा बनना है पी डी सी, पी डी क्यू ये पूरा, और पी डी सी ये वाला भी आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, जब आपके पास पी डी क्यू, अभी से हटा देती हूं मैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो रचना की थी वही वापसी यहाँ पर लगा दिया है मैंने ऐसे। तो इन दो समांतर रेखाओं के बीच में आपके पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, एक बनना है पी डी क्यू और एक बनना है पी डी सी। तो इनका आधार तो सेम ही है दोनों का, पी डी, दोनों पी डी पे ही तो बन रहे हैं। एक पी डी क्यू है और एक पी डी सी है, तो इनका आधार बराबर है। और ये समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं तो इनकी ऊंचाई भी बराबर होगी। और दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है तो उनकी ऊंचाई भी बराबर होगी। और जब आधार और ऊंचाई बराबर है तो फिर उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इनका क्षेत्रफल बराबर है। और इसको अपनी समीकरण 1 मान लिया क्योंकि ये आगे अभी मेरे पास काम आने वाली है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाओ आप अपने बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े वाले में इसमें आपको क्या करना है, ये जो बड़े वाला त्रिभुज है आपको पता है कि डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये आपको पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा था। तो मैंने इस डी से इस सी को जोड़ा था, अभी रचना में लिखा हुआ है। तो जो सी डी हो गई फिर वो इस पूरे त्रिभुज की ए बी सी की मध्य का हो गई, हो गई नहीं हो गई। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा ये वाला त्रिभुज है बी सी डी, बी आकृति में देखो बी सी डी, जो ये वाला त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो त्रिभुज है बी सी डी, इसका जो क्षेत्रफल है वो आधा होगा त्रिभुज ए बी सी के। अभी हम ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 में ये सिद्ध करके आए हैं, करके आए ना क्वेश्चन नंबर 9 में। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी कि ये इसका आधा होएगा फिर, क्योंकि जो सी डी है वो क्या है, वो मेरी मध्य का है त्रिभुज ए बी सी की, इसीलिए। ठीक है, और अगर आप अपना बी सी डी देखो तो उसके अंदर एक तो आपके पास त्रिभुज है बी डी पी ये वाला, और दूसरा है आपके पास डी पी डी सी ये वाला। इसके अंदर दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है ना।
और ये दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज बना के बी पी क्यू बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं भाई बी पी क्यू? क्योंकि जो पी डी सी है आपके पास वो किसके बराबर है? पी डी सी, पी डी क्यू के बराबर है, पी डी क्यू इसके बराबर है, ये वाले के। तो इसका मतलब मैं यहां पर ये कह सकती हूं कि जो मेरे पास क्षेत्रफल है त्रिभुज पी डी सी का, वो बराबर है मेरे पास किसके? क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल त्रिभुज पी डी क्यू के। और ये मैं अपने समीकरण 1 में सिद्ध करके आई हूँ। तो इसकी जगह मैं बी पी डी में उसको जोड़ देती हूँ। दोबारा समझो एक बार आकृति में, बी पी डी इस त्रिभुज में अगर मैं ये वाला त्रिभुज जोड़ दूंगी इतना, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? बी पी क्यू बन जाएगा। तो वही इन दोनों की जगह मैंने बी पी क्यू लिख दिया। इस वाले की जगह पर मैंने इसको जोड़ा है, ये ध्यान रखना, पी डी क्यू को, क्योंकि ये मैं समीकरण 1 में सिद्ध करके आ गई हूँ कि ये दोनों मेरे बराबर हैं। ये रही ऊपर समीकरण 1 ही रहा। और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो मेरा बी पी क्यू ही आएगा, और वो हाफ क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी ऐसे ही चल रहा है। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो मैंने पहले क्या किया, थोड़ी सी यहाँ पर रचना कर ली और देखा कि मेरे पास जो समांतर रेखाएं हैं उनके बीच में दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसका मतलब उनका आधार और जो ऊंचाई है वो बराबर है, तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो वो मैंने यहाँ बराबर दिखा दिया और उसे समीकरण 1 मान लिया। फिर मैंने अपने बड़ा त्रिभुज लिया। बड़े त्रिभुज में जो मैंने रचना की थी वो बड़े त्रिभुज की मध्य का है। जब वो उसकी मध्य का है तो फिर वो जो बी सी डी वाला जो मेरा त्रिभुज है, बी सी डी ये वाला, इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आधा होगा पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के। और ये वाला त्रिभुज जो है ये इसमें दो पार्ट थे, बीपीडी और पीडीसी, और पीडीसी की जगह पर मैं डीपीक्यू लिख सकती थी। तो इसका मतलब जब जोड़ोगे तो यही तो आएगा, इतना पोर्शन ही तो आएगा। इसको जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे, आकृति में देखो, तो फिर ये बीपीक्यू आएगा, और आपको बीपीक्यू को ही हाफ क्षेत्रफल एबीसी के बराबर सिद्ध करना था। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्नावली पूरी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। थैंक यू।